इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके खास एनवॉय जैरेड कुशनर ने गजा के मामले में एक बार फिर बड़ा डिप्लोमेटिक मिशन शुरू किया है। कुशनर पहले मिस्र पहुंचे, जहां उन्होंने हमास के लीडर खलील अल हैया और दूसरे हमास लीडर से मुलाकात की। इसके बाद वो इजराइल पहुंचे और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लंबी बैठक की। इस पूरी कोशिश का सबसे बड़ा मुद्दा है हमास का हथियार छोड़ना और गजा से इजरायली फौजी का हटना, यानी गजा में हमास की मिलिट्री ताकत और हथियारों को खत्म करना। मिस्र में कुशनर और हमास के बीच बातचीत करीब 90 मिनट तक चली और इसे बातचीत को आगे बढ़ाने की एक और अहम कोशिश माना गया। इसके बाद कुशनर ने मिस्र, कतर और तुर्की के मीडिएटर्स के साथ भी बातचीत की, यानी अमेरिका एक ही वक्त में हमास, इजराइल और अरब मुल्कों के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल पर खुलकर गजा पीस प्लान पर अमल करने का दबाव नहीं डाल पा रहा है। मिस्र में हुई बातचीत में हमास ने गजा को डीमिलिटराइज करने के लिए अपनी तैयारी दोबारा सामने रखी, लेकिन हमास की शर्त भी साफ है। उसका कहना है कि अगर हथियार छोड़ने की बात हो रही है तो इजराइल को भी गजा में हमले बंद करने होंगे और अपनी फौज को पीछे हटाना होगा। हमास चाहता है कि इजरायली फौज पहले उस पोजीशन तक वापस जाए जिसे बातचीत में येलो लाइन कहा जा रहा है। इसके बाद जंग पूरी तरह रुकने, गजा से इजरायली फौज की वापसी, ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाने और फिर गजा के दोबारा बनाने और बसाने का रास्ता खोला जाए। दूसरी तरफ कुशनर ने हमास से सिर्फ ज़बानी वादा नहीं बल्कि हथियार छोड़ने की तरफ अमली कदम उठाने की मांग की, यानी अमेरिका अब ये देखना चाहता है कि हमास अपने हथियारों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सच में ख़त्म करने की तरफ बढ़ता है या नहीं। हमास ने कुशनर के सामने ये भी साफ किया है कि वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये काम एक पूरे प्रोसेस का हिस्सा होगा और इजराइल को भी अपनी तरफ से ज़रूरी कदम उठाने होंगे। सवाल ये उठता है कि कुशनर जिस अंदाज में हमास से बात कर रहे हैं और ज़बानी वादे नहीं बल्कि इन वादों को अमल में लाने का जोर डाल रहे हैं, क्या इजराइल पर भी कुशनर और उनके प्रेसिडेंट ट्रंप इसी तरह का दबाव और ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं? मिस्र में हमास से मीटिंग करने के बाद कुशनर इजराइल पहुंचे और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ घंटों बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से इजराइल में एम्बेसडर माइक हकाबी और ब्रिटेन के साबिक पीएम टोनी ब्लेयर भी शामिल रहे। बैठक के बाद इजरायली अफसरों ने बताया कि नेतन्याहू और कुशनर इस बात पर राजी हुए हैं कि गजा को डीमिलिटराइज करने की शुरुआत हमास के हथियार सौंपने से होनी चाहिए और इस हथियार सौंपने की निगरानी एक अमेरिकी मिलिट्री जनरल की निगरानी में कराने का प्रपोजल है। यानी अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो हमास के हथियारों को सिर्फ जमा करने की बात नहीं होगी बल्कि ये भी देखा जाएगा कि हथियार सच में जमा हो रहे हैं और हमास की मिलिट्री ताकत खत्म की जा रही है। इस बैठक के बाद 2 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। एक ग्रुप गजा के डीमिलिटराइजेशन और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखेगा, जबकि दूसरा ग्रुप गजा के आम लोगों की ज़रूरतों पर काम करेगा, जिसमें साफ पानी, सफाई और दूसरी बुनियादी ज़रूरतें शामिल होंगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच इजरायली फौज की वापसी को लेकर है। नेतन्याहू की जिद है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ता तब तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ गजा से पीछे नहीं हटेगी। यानी इजराइल की पोजीशन है कि पहले हमास हथियार पूरी तरह से छोड़े और उसके बाद ही गजा से फौज की वापसी और बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो। नेतन्याहू के दफ्तर ने बैठक की सारी डिटेल्स की तस्दीक नहीं की है, लेकिन इजराइल और ट्रंप के पीस प्लान दोनों का कहना है कि गजा का डीमिलिटराइजेशन जल्द होना चाहिए और रिकंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले इसे पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन हमास का सवाल है कि अगर इजरायली फौज गजा से नहीं निकलती है और हमले पूरी तरह बंद नहीं होते तो वो अपने हथियार क्यों छोड़े? यहाँ फिर वही सवाल है कि गजा पीस प्लान में तो ये सारी बातें हुई थी, हमास हथियार छोड़ने पर राजी भी था और पीस प्लान के तहत ग्रेजुअली ये प्रोसेस था कि हमास धीरे धीरे हथियार डालेगा और इजरायली फौज धीरे धीरे गजा से पीछे हटेगी।
لیکن نیتن یاہو کا یہ کہنا تھا کہ پہلے حماس اپنے ہتھیار ڈالے اور پھر ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اب کشنر اسرائیل پہنچ کر نیتن یاہو کی زبان بول رہے ہیں، تو پھر کشنر کے اس دورے کا کیا مطلب ہے؟ کون سا تیر مار دیا حماس اور نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد ٹرمپ کے داماد کشنر نے؟ ٹرمپ کا 15 پوائنٹس پلان کچھ اور ہے اور نیتن یاہو کی ضد کچھ اور ہے۔ ٹرمپ کے پیس پلان میں حماس کے ہتھیار ڈالنے کے بدلے غزہ سے اسرائیلی فوج کی واپسی اور پھر غزہ کے ریکنسٹرکشن کا پروپوزل رکھا گیا ہے۔ غزہ کا روزمرہ کا انتظام ایک فلسطینی کمیٹی کو دینے کی بات کہی گئی ہے، جس پہ حماس کا کوئی رول نہیں۔ اس کے بعد انٹرنیشنل مدد سے غزہ میں پانی، بجلی، اسپتال، سڑکیں اور دوسری بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش ہوگی۔ لیکن نیتن یاہو نے اس سے پہلے ٹرمپ کے اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ حماس کے پوری طرح ہتھیار چھوڑنے سے پہلے اسرائیلی فوج غزہ سے نہیں نکلے گی۔ اب کشنر کے ساتھ بات چیت کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کے غزہ پیس پلان میں نیتن یاہو کی ضد پر امینڈمنٹ کیا گیا ہے؟ تو کشنر کی مصر اور اسرائیل کے دورے میں قریب 2 دن کی ڈپلومیٹک کوشش ایک ایسے موڑ پر پہنچی ہے جہاں بات چیت کا راستہ کھلا تو ہے، لیکن دونوں طرف کی شرطیں ابھی بھی آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ مصر میں حماس نے ہتھیار چھوڑنے کی اپنی تیاری دہرائی۔ کشنر نے سختی سے کہا کہ یہ باتیں زبانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو فریق آپ کے پلان پر رضامند ہے اس سے آپ سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل پہنچے، لہجہ تو کیا پورا پلان ہی بدلا ہوا نظر آیا۔ کشنر میڈیٹر نہ ہو کر اسرائیل کے حق میں بات کرنے لگے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ کی ساری ہیکڑی اسرائیل کے سامنے نکل جاتی ہے؟ ان تمام خبروں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک ہی تصویر ابھرتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں زبان بدل رہی ہے مگر زمینی حقیقت وہی پرانی ہے۔ سعودی عرب اپنی نئی نسل کو ٹالرنس کا سبق تو دے رہا ہے مگر فلسطین کے سوال پر ابھی بھی خاموش ہے۔ ایران امریکہ کے خلاف زبانی جنگ تیز کر رہا ہے تو اسرائیل کے وزیر غزہ میں قتل عام کی کھلی وکالت کر رہے ہیں اور دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔